मैथ से संबंधित जो क्षेत्रमिति चल रहा है उसमें आप कुछ आकृतियां पढ़े हैं, कुछ बच गई थी, उनको भी पूरा कर दिया जाए। इसके बाद आयतन में हम लोग आएंगे, जैसे खष्टभुज और चतुर्भुज, ये अभी बचे हुए थे। इसमें देखते हैं पहले खष्टभुज। खष्टभुज जिसमें कि सम खष्टभुज को ही हम प्रमुखतया पढ़ते हैं, इसी पर आप समझें, आप खष्टभुज में सम खष्टभुज की ही बात की जाती है, और जिसमें 6 समान भुजाएं हैं उसको आप सम खष्टभुज कह सकते हैं। ये खष्टभुज जब इसकी सभी 6 भुजाएं हैं तो परिमाप करना होगा, तो आप जानते हैं किसी भी सर्कल के, किसी भी आकृति की बाहरी जो दूरी है उसी का योग हम परिमाप कहते हैं। इसलिए अगर खष्टभुज की परिमाप की बात होगी तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा जाएगा, समापन। बिल्कुल, 6 गुणे भुजा लिख दें आप, सारी भुजाओं का योग, सही भुजाओं का योग कर सकते हैं, बातें कहिए। इसके बाद अगर इसकी क्षेत्रफल की बात आप करें, एक बार इसकी आकृति को पहले ठीक से देखते हैं। आकृतियां मतलब मैं शुरू में ही बताया था आपको कि क्षेत्रमिति या अगर आप आयतन भी कहते हैं, पूरा मेंसुरेशन ही आकृति का खेल है। अगर आकृतियों को ठीक ढंग से समझते जानते हैं तो बहुत कुछ आप हल कर सकते हैं, बेस बन सकता है। जहां तक ट्रिक्स की सिर्फ सवाल है, इन सभी मतलब सभी क्षेत्रों में एक सीमा के बाद वो काम नहीं करते हैं। आप अभी महसूस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक्स पर सवालें होती हैं उनकी एक सीमा है, वो वहीं तक काम करेंगे। और ये नहीं कि आप चुनिंदा क्वेश्चंस बता ले जा रहे हो, ट्रिक्स पर आधारित कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को आप बता ले जा रहे हो और उसी पर आप पूरा वीडियो बना दिए हो। जब वो उतरती हैं क्लासों में या जब वो परीक्षाओं में बातें जाती हैं तो धरी की धरी रह जाती हैं, बिल्कुल धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए हम इसलिए सफल है कि हम लोग बेस से लेकर के फिर अपने आप जो बनाए हुए ट्रिक्स हैं या जल्दी से जल्दी जो स्टेप्स छोड़ करके जो क्वेश्चंस लगाते हैं उस पर आधारित होता है। खैर उसकी बात नहीं, फिर से इस बात को भी देखें आप एक मिनट। ये जो आकृति है अभी इसका एक केंद्र है, और ये खष्टभुज को मैं अगर ऐसे बना दे रहा हूं तो आप बात समझ जा रहे हो कि ये 6 क्या हो गए? समबाहु त्रिभुज हो गए। ये समबाहु त्रिभुज हो गए, कितने? 6। इसलिए एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 3/4। ठीक, तो अब यहां पर क्षेत्रफल जो है 6 समबाहु त्रिभुज का निकाल दीजिए, हो जाएगा 6 में 6 इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्यों? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर क्या था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं और उसमें 6 का गुणा कर दिया आपने, तो किसका हो गया? खष्टभुज का क्षेत्रफल हो गया। और एक चीज देखें, कुछ और क्वेश्चन खष्टभुज के विषय में जो पूछता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या जानना जरूरी है, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है, या उनमें संबंध या बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल आदि सब क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये हो गया आपका अंतःवृत्त, मतलब इसको समझिए कि ये इनको टच करते हुए जा रहा है, इन सभी को, ये हो गया अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, इसलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या जानना जरूरी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, जब आप एक देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है यहां पर, ये है बीच में, बिल्कुल अंतःवृत्त की त्रिज्या ये है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं हुई, ये तो बाहर तक जा रही है, आप देख रहे हैं ना, वृत्त से बाहर तक जा रही है। जहां कहीं भी देख रहे हैं, जो शीर्षों पर आप देख रहे हैं, ये वृत्त से बाहर तक जा रही है। भुजाएं जितनी भी किसी भी त्रिभुज की, मान लीजिए कि इसी त्रिभुज को आप ले रहे थे, ये एक त्रिभुज हो गई, ओ हो गया ये, और ये ए बी, तो ओ ए बी जो त्रिभुज है इसकी भुजा को अगर कहेंगे तो वृत्त से बाहर हो जा रहा है, इसलिए भुजा उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं हुई। क्या है? ये लंबवत ऊंचाई जो है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, जो लंबवत ऊंचाई, इस बात को आप देख पा रहे हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई आपने पढ़ा था क्या? भुजा कड़ी में 3/2, इसलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? भुजा √3/2, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। ये बहुत काम करेगी आपको। अंतःवृत्त की त्रिज्या के बाद बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अब इसको फिर से यहां पर देखते हैं, ये भी नहीं भूलेगा एक बात की बात आपको।
अगर हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या देखते हैं तो बाह्य वृत्त पहले बना दे तो अच्छी बात है। यहां पर ये बाह्य वृत्त हो गया, और बाह्य वृत्त की अगर त्रिज्या देखते हैं जैसे ओ ए बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, कोई भी यहां से लेकर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, भुजा है। किसकी? खष्टभुज की स्वयं भुजा। बिल्कुल, खष्टभुज की भुजा है। क्यों खष्टभुज की भुजा हो गई? क्योंकि अगर इस बात को आप देखते हैं तो क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है ना, ओ ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहां स्पष्ट आपको समझ रहा है कि ओ ए इसकी क्या है, त्रिज्या है बाह्य वृत्त की। तो ए बी ओ ए के बराबर ही तो है, तीनों बराबर ही आएगा। तीनों बराबर, तभी तो समबाहु त्रिभुज था। इसलिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, भुजा, मतलब खष्टभुज की भुजा। बस यहां पर लिख दे रहा हूं भुजा। ये कुछ प्रमुख इस पर, इसको पढ़ने के बाद इस पर कुछ दो चार सवाल बोल देना। जैसे एक समखष्टभुज का परिमाप 36 है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। परिमाप 36 है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अगर परिमाप इसका 36 है तो भुजा कितनी हो गई, भुजा इसकी 6 हो गई, और जो क्षेत्रफल होता है उसका, ठीक, फिर क्या, भुजा का स्क्वायर, लेकिन क्या 6 से गुणा करना होगा इसमें, इसलिए इसको हल कर देते हैं। इससे कितना हो गया, 36 हल गुणे 6, कितना आ गया है, 54 सही है, इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए एक खष्टभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है, हल्की सवाल है, 154 है तो ऊंचाई कितनी होगी, मतलब अगर मैं उसके ठीक, किसकी ऊंचाई, एक किसी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसकी ऊंचाई होगी, ठीक। लेकिन अगर मैं परिमाप पूछूं, अगर किसी समखष्टभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका परिमाप बताइए, क्लियर करिए, ठीक है, जो भी आए लेकिन परिमाप क्लियर करो। हाँ ठीक है, देखते हैं, तुम लोग भी हल करते रहो। अगर समखष्टभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, ठीक, जो वृत्त की त्रिज्या 7 हुई, ये क्या थी उसमें, एक आप किसी एक को निकालने उसमें से समबाहु त्रिभुज को, जो कि 6 समबाहु त्रिभुज हो रहे थे, तो उसकी क्या थी, ठीक है ना, ऊंचाई। पीछे जाके आप देखेंगे तो उसमें बनाया गया है, ये ऊंचाई थी। तो अगर आपको परिमाप बताना है तो पहले भुजा निकालना है, तो भुजा कैसे निकालते हैं आप, अगर आप ऊंचाई करते हैं तब, यहां पर ध्यान देंगे आप, ठीक, इसको भुजा के जगह पर आपको ऊंचाई कर लीजिए, कड़ी में 3/2 गुणे भुजा है। यहां पर ऊंचाई आपको पता है कितना, 7, तो 7 अगर इधर से लाऊंगा कितना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई अब भुजा। और अगर इसका परिमाप बताना है तो भुजा गुणे 6 कर देना है, कितना हो गया, 6 गुणे 14 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक आध और बस बता दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 74, तो उसके बाह्य वृत्त का, ठीक है, हो जाएगा, 84 ले लीजिए, अब हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का, जो क्या बोल रहा था अभी, परिमाप, तो समखष्टभुज का बोल रहा था ना, समखष्टभुज का परिमाप कितना बोल दिया, 84, ठीक, तो उसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अगर याद है तो वही बात हो गई कि अगर ये इसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा हूं तो आपको क्या बताना है, उसमें त्रिज्या निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए जो त्रिज्या किसके बराबर है, भुजा के बराबर है, क्योंकि अगर 84 कह रहा था, खष्टभुज है, समखष्टभुज है, 6 का भागा देंगे तो इसकी भुजा कितनी होगी, तब ये हो गई 14, और भुजा जो 14 हो गई
इसमें सूत्र में आपको लिखा हुआ है, थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे देखेंगे तो, कि उस बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है उसकी भुजा होती है। अगर त्रिज्या 14 हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। 22/7 गुणे 14 कितना होता है? 616। ये तो याद भी होगा आपको कि 14 पर जो है 616 होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु चतुर्भुज। देखते हैं आप खुशबू छोड़ करके यहां पर कुछ देख लेते हैं। पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जब आप कहते हैं तो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होती है, समान होती है। जैसे एक, अगर इसको आप, इसके कोण को आप कम या ज्यादा नहीं किए होते, सीधी रेखाओं में लंबवत इसकी भुजाएं होती एक दूसरे को, तो वर्ग हो गया होता। तब अगर आप कल्पना करें तो ये ऐसे रहा होता तो यही आकृति क्या होती? वर्ग होता। तो वर्ग के क्षेत्रफल या वर्ग के विकर्ण का सभी सूत्र यहां पर लग गया होता। लेकिन यहां जो है ये वर्ग नहीं है। क्यों वर्ग नहीं है? जबकि भुजाएं तो बराबर ही हैं, तो वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कोण जो है अलग अलग हो गए। तो समचतुर्भुज का यहां जो कोण है ये 90 अंश के नहीं बल्कि अलग अलग होते हैं, लेकिन समानता ये होती है कि आमने सामने के कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। यहां ये नहीं कहेंगे कि आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, इस बात को नहीं कहेंगे आप। 180 के बराबर। हाँ, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं आपस में। पहली बात, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तथा इसके जो विकर्ण हैं, आकृतियों को समझना एकदम मतलब महती जरूरत है इसके लिए। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बिल्कुल लंबवत काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इस बात की जानकारी से हमें कई फायदा होता है। इसके विकर्ण जब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इसका मतलब ये सब क्या है? 90 अंश का है ये सभी। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है ये। अब इसमें हमें एक फायदा होता है राइट एंगल होने से कि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा राइट एंगल के जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो किसी एक पार्ट्स को आप उठाएंगे, चारों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट्स को, किसी एक त्रिभुज को उठाएंगे आप। मान लीजिए ओ पर काटता था और ए बी सी डी भुजाएं हो गई। मान लीजिए ए डी ओ की बात करता हूं अगर इसी की, तो ये जो है इसके एक राइट एंगल त्रिभुज हुआ है, ट्रायंगल हुआ, और इसके सामने की जो भुजा है ये क्या है? विकर्ण। ये बात ध्यान रखना है हमेशा, इसके सामने की जो भुजा है विकर्ण है। और इसमें से कोई भी आप आधार और ऊंचाई मान सकते हैं, जिससे आगे जाकर के सवाल लगाने में आपको फायदा होगा कुछ। इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं जिनको अभी हम उदाहरण के स्वरूप कुछ देख लें। जैसे समचतुर्भुज के विषय में कुछ और बातें यहां पर पढ़ कर लें। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा? फिर से 1/2 फिर ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। और जहां तक इसके परिमाप की बात है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अगर परिमाप की बात करूं तो वही हो गया जो वर्ग वाला है, 4 गुणे भुजा हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और भी कुछ इसमें सूत्र लग जाते हैं। एक और सूत्र लग सकता है आपको, अगर समचतुर्भुज है तो भी इसका क्षेत्रफल हो सकता है। अगर आपको मालूम हो तो आधार और ऊंचाई, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो इस पर लग जाएगा। कब? जब आपको मालूम हो तो। आधार गुणे ऊंचाई, बिल्कुल ये आधार है, अगर इसके बीच में ठीक लंबवत ऊंचाई आपको पता हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उदाहरण देखते हैं सब। अगर मान लीजिए एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 100 है और एक विकर्ण 48 है, क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप 100 है, एक विकर्ण 48 है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, आप लोग आते रहिए, हम देखेंगे यहां। अगर इसकी परिमाप, एक समचतुर्भुज हो गया, इसका परिमाप अगर 100 है तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 25। प्रत्येक भुजा हो गई 25। कहीं भी ले लेते हैं
यहां देखिएगा किसी को भी ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर भुजा 25 हो गई और कोई एक विकर्ण, दोनों में से कोई एक विकर्ण, मान लीजिए इसी विकर्ण को हम लेते हैं और ये विकर्ण कितना हो गया, पूरा 48 हो गया, तो ये कितना हो गया 24, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, लंबवत काटते हैं। दोनों चीज समझे आप, दोनों चीज आपको समझना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा लंबवत काटते हैं एक दूसरे को, इसलिए 24 हो गया। जब ये 24 हो गया तो कितना हो जाएगा 7। फिर से यहां पर वो ट्राइंगल काम में आया, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, क्योंकि विकर्ण था ये। तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया 14। ठीक, ये 14 हो गया, और ये पहला जो विकर्ण था ये 48 था। क्षेत्रफल क्या है इसका, ठीक 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण मतलब एक हो गया 48, दूसरा हो गया, आंसर बता सकते हैं आप, 336, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के सवाल आते हैं, या मान लीजिए कि और किसी समानांतर चतुर्भुज की बात करें, ठीक, छोड़ देते हैं एक एक उदाहरण ही, फिर तो हम पढ़ेंगे तो दूसरे तरह से जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें ठीक रहेगा। समांतर चतुर्भुज में समझ लिए कि आयत है और उसको दबा दिया गया, मान लीजिए एक आयताकार फ्रेम हो, उसको दबा देने से आप जो आकृति बनेगी उसको, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि इसमें भी बस वही हुआ है। जैसे आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्लियर सी बात है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं उसके जैसा ये नहीं है कि एक दूसरे को जो है लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हो, इसके जो विकर्ण है ऐसा नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वह आप कह सकते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई, जो आयत का ही क्षेत्रफल है। यहां पर देख लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर यही एक आयत रहता सीधा, तो आयत में क्या करते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें ये चौड़ाई नहीं है, इसलिए इसकी दोनों भुजाओं का गुणा न करके कोई एक भुजा लेते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, ये आधार ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि ए बी सी डी है, तो ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, तो इसमें से ए बी आधार लेंगे तो इस पर ये इसकी ऊंचाई हुई, जो लंबवत आप उस पर लंब डालेंगे एक से दूसरे पर, ये हुआ। और अगर आधार आप बी सी या ए डी मानते हैं तो कौन सा होगा, ये जैसे हुआ लंब, ये हुआ, ये सीधा लंब जब डालेंगे तो कहीं से भी। ये बात आप समझ रहे हैं क्या, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखें, इसमें गलती होती है, इसमें भी हम अक्सर लगा देते हैं बिल्कुल। तो इसमें बाई 2 नहीं करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है उसको, इसको सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई करना है। और यही सूत्र उसमें भी लग जाता, समचतुर्भुज में भी, जब उसके आधार और ऊंचाई आपको उसका पता होता। परिमाप की जहां तक बात है तो ठीक वही बात कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चारों भुजाओं का योग, या 2 क्वेश्चन में एल प्लस बी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बी चूंकि है नहीं, वो एल और बी है नहीं, एल बी में हम इसको उद्घोषित नहीं करते हैं, कहते नहीं है, क्योंकि उस तरह की बातें इसमें उस तरह की सूट नहीं करता है। फिर इसका जो कई बार क्षेत्रफल लगाना होता है, तो कई बार ऐसे भी मिल जाता है कि हो सकता है कि एक आध विकर्ण दे दे आपको, और हो सकता है कि आपको ये कोण दे दे, कोण दे दे। तो फिर एक का निकाल करके, मतलब इस बात ध्यान रखें कि यहां आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें एक का निकालेंगे, एक त्रिभुज का हो जाएगा। कब, ये कब आपको प्रयोग करना होगा, जब आधार ऊंचाई नहीं दिया होगा, बल्कि दोनों भुजाएं दे दिया और एक विकर्ण दे दिया, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, सूत्र तो है नहीं, तो कैसे लगाएंगे, तब एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता होगी, विषम बाहु बेशक बनेगा, तीनों भुजाएं पता होगी, और उस तरह से एक त्रिभुज का निकाल करके दूसरे त्रिभुज का लगा देंगे। जैसे कुछ बता सकते हैं आप, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 50 है और उसकी लंबवत ऊंचाई, मतलब दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी अगर 5 है तो आधार कितना होगा, 10। सही है, देख सकते हैं, कुछ नहीं यहां करना था, क्षेत्रफल के जगह पर क्या लिखना है आपको, 50, और क्षेत्रफल क्या है इसका, आधार गुणे ऊंचाई।
आधार गुणे ऊंचाई, जबकि ऊंचाई मतलब ये दो भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ था कितना 5, इसलिए आधार कितना बचा 10। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। लेकिन अगर और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखें इसमें, एक सम चतुर्भुज या एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 12 है तथा जिसकी दूसरी भुजा मतलब एक भुजा जो है 12 है और दूसरी भुजा 8 है तथा उसका विकर्ण, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा कर ले रहा हूं, गुणा भाग करने में आपको दिक्कत होगी। तो मान लेता हूं 5 कर दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा वो, जो कि होगा नहीं, तब तो आप आयत कह देंगे ना। इसलिए थोड़ा छोटा करके कि आपको कल जैसा बहुत बड़े बड़े बोल दे रहा था तो दिक्कत हो रही थी आपको उसमें, जबकि जल्दी समय की बचत के लिए आपको छोटा छोटा कर दे रहा हूं। फिर से यहां मान लीजिए इसका ये भुजा 5 है, ये 3 है और ये 9 है, हो जाएगा? नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 3 8 ही हो रहा है, इससे उसको बड़ा होना चाहिए। आप 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलिए 6, एक विकर्ण कितना हो गया 6, मतलब दो भुजाएं 5 और 3 है और उनको उनके शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा है जो कि विकर्ण हो जा रही है वो 6 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा अगर पूछे तो आपको क्या करना है? इसके लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, 2 से गुणा कर देना है। और ये क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा? निश्चित रूप से आप जो त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज का ये है सूत्र, उस पर निकलेगा। इसके लिए सूत्र क्या है आपका? ठीक, रूट में एस ए बी सी, इस पर लगाना है जल्दी से आपको। और यहाँ एस का मान क्या हो गया? एस बराबर योग का बटा 2, ठीक, सबका योग, ठीक, मतलब कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, लिख दे रहा हूं एक बार, 6 5 3 बटा 2 कितना? ठीक है। अब डायरेक्ट आप लिख देते हैं इसमें, यहां हो गया 7, इसमें से घटा दे कितना? इसको मान लेते हैं किसी को, तो एक बार 2 हो गया, 7 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 4, तीनों को बारी बारी से जो है घटा करके आपने लिख दिया। कितना हो गया? रूट में 56, जितना निकल सकता है, नहीं निकल सकता है छोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि 2 बाहर निकल जाता है, 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से सवालें इस पर आती हैं, दोनों तरीके की आपने सवालें देखा। फिर आते हैं दोगुना करना पड़ेगा इसका। हाँ, ये बात सही है, एक त्रिभुज का निकला है ना, एक त्रिभुज का चूंकि निकला था इसलिए आंसर इसको नहीं कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? त्रिभुज ए सी डी का इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसलिए पूरा क्षेत्रफल जब आपको निकालना है, ये तो इसका हो गया। अगर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है तो 2 गुणे 2 रूट में आप 14 करना है, मतलब 4 अंडर रूट 14, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं कुछ और आकृतियां, 2 और आकृतियां, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको बंद करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज होता है, उसमें क्या अंतर है? वर्ग, आयत, सम, समांतर, ये सभी चतुर्भुज हैं, चारे भुजा वाले हैं। लेकिन अब आप पढ़ेंगे समलंब। समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि इसमें जैसे समलंब, इस बात को पकड़िए आप, लंब जो है किन्हीं दो भुजाओं के बीच क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है हर जगह, मतलब ऐसे आप बना सकते हैं इसको। ये क्या हो गया? समलंब। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको अगर यहां पर मैं लिखूं, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ठीक, समांतर भुजाओं का योग और इंटू क्या होता है? यहां बीच की दूरी, ऊंचाई लिख सकते हैं या बीच की दूरी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बीच की दूरी। ठीक, ध्यान रखें यहां समांतर भुजाओं की योग। इसमें अगर मैं एबीसीडी कर दे रहा हूं तो कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? एडी और बीसी। ठीक है, एडी और बीसी ये दोनों में समान अंतर है, मतलब समांतर है, मतलब पैरेलल है। कभी काटेंगे नहीं। ठीक, तो
इन दोनों भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी और बटा में 2 कर रहे हैं, लेकिन पहले इसी बात को समझें आप। 1/2 और फिर दोनों भुजाओं का योग कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों भुजाओं का औसत निकाल ले रहे हैं। फिर से क्या कर रहे हैं, वो आयत के क्षेत्रफल पर ही चले जाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला करके एक आधा आपने कर लिया तो उसकी लंबाई हो गई सीधा। 1/2 और समांतर भुजाओं का योग इसीलिए आपने निकाला, और गुणे बीच की दूरी ये क्या है, उसकी चौड़ाई समझ लीजिए। या जिस तरह से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे अभी, आधार गुणे ऊंचाई, वही बात वहीं पर आकर के यही बात बैठती है। ठीक, अगर इसका परिमाप निकालना है तो वही है, उसी तरह से आप भुजाओं का योग कर देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, कभी कभार इस तरह से आपको नहीं क्वेश्चंस मिल पाते हैं आप, तो ये नहीं मिल पाता है तो कभी कभार आप कुछ ट्रिक्स लगाते हैं। जैसे इसमें अक्सर मैं देखा हूं कि यहां पर दोनों पर लंब डाल देने पर क्या हो जाता है, ये ठीक एक आयत हो जाता है, या हो सकता है कि वर्ग ही हो जाए। इस आकृति का निकालने के बाद इनमें से एक आकृति का निकालते हैं, इस आकृति का भी निकालते हैं। सामान्यतः तो दोनों आकृतियां हो सकता है कि बराबर ही हो जाए, तो गुणा कर देते हैं तो भी हो जाता है। ऐसे भी इसका हम निकालते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। एक समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 12 और 8 हैं, 12 और 8, तथा उनके बीच की दूरी 6 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 60। सही है। फिर से उसको हल कर लेते हैं। क्षेत्रफल जो होता है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं को क्या कहा गया था, इस बात को अगर छोड़ दूं तो 12 और 8, तो समांतर भुजाओं का योग 12, 8, 20, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे 20 की दूरी जो कि बताई गई थी, कितना? 6। आपका आंसर हो गया। ठीक है। विषम बाहु जो चतुर्भुज होगा, और से ही आप समझ जा रहे होंगे जैसे कुछ विषमता है इसमें, समझ पा रहे हैं? ये किसी पर खरा नहीं उतर रहा है। आप अब तक जो भी पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, समलंब पढ़े हैं, सम पढ़े हैं, समांतर पढ़े हैं, उसमें से किसी पर ये खरा नहीं उतर रहा है। इसके लिए जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए इसको भी मैं ABCD से अंकित कर दे रहा हूं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्ण 1/2 कोई एक विकर्ण दिया रहेगा आपको, पूरा बना के पहले। हाँ, 1/2 एक विकर्ण इंटू संगत शीर्ष लंबों का योग, संगत शीर्ष लंबों का योग, और फिर 1/2 एक विकर्ण गुणे संगत शीर्ष लंबों का योग। सही है। शीर्ष ठीक है। चलिए इसमें आप देखें कोई एक विकर्ण कैसे दिया रहेगा, कुछ और दिक्कत नहीं ना। इसमें एक विकर्ण कोई, मान लीजिए कि अगर कोई एक विकर्ण दिया हो, आप AC लिख सकते हैं या फिर AB लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं। मान लीजिए एक विकर्ण यह है DB, तो 1/2 एक विकर्ण, इसकी लंबाई हो जाएगी। और संगत शीर्ष लंबों का योग क्या होता है कि संगत शीर्ष लंब, अब कौन से शीर्ष बचे हैं संगत? A और C, ये दोनों शीर्ष बचे हैं। इन पर जो लंब होगा वो ठीक ऐसे होगा, और इस पर ऐसे होगा। लंब का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का होगा, ये क्या होगा? ये 90 अंश का होगा, तब आप लंब लिखेंगे। 1/2 एक विकर्ण गुणे संगत शीर्ष लंबों का योग। परिमाप वर्ग की विशेष बात होती नहीं है इसमें। जैसे एक आदि इस पर भी लगा दें आप, क्योंकि क्वेश्चन सरल हो जाए कि अगर एक चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण 24 है, तथा उस पर बचे दोनों शीर्षों से जो लंब है वो क्रमशः 8 और 12 है, 8 और 12 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए देखते हैं। 1/2 एक विकर्ण, कोई एक विकर्ण कितना बताया गया था? 24, और एक ही बार आपको बोल दिया गया था संगत शीर्ष लंबों का योग,
20 हो जाएगा वो 12 12 12 और 8 बोला गया था। मान लीजिए 12 है और ये 8 है, तो 1/2 एक विकर्ण मतलब 24 और संगत शीर्ष लंबों का योग गुणे फिर से मतलब 12 धन 8। इसको हल कर दें, कितना आ रहा है 240 फिर से 240 240, 10 से हो जाएगा ये 240 आपका आंसर होगा। ठीक, इस तरह से बंद करते हैं। क्षेत्रमिति में आकृतियों को समझाया गया है, आकृतियों को बना करके वो कैसे बनती हैं, उनका कौन सा लंब है, कौन सा समांतर भुजाएं हैं, कितने का कोण पर काटते हैं, इस तरह के सभी सारे क्वेश्चंस आपको किए गए हैं। तो अब जो है हम लोग इस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के हल करेंगे, इसके बाद आयतन पढ़ाएंगे।